अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म और बहुत कुछ नया करने की जब आप ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देता है, जिसे आप हैप्पी मॉर्निंग कह सकते हैं, हैप्पी मौका कह सकते हैं, एक नया दिन कह सकते हैं। और बड़ा ज़रूरी होता है जी कि आप अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करें, किसी भी काम का आगाज़ अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये एक आजमाई हुई बात है कि जब आप अपने काम का, दिन का या किसी भी चीज़ की शुरुआत एक अच्छे तरीके से करते हैं तो वो एंडिंग बड़ी अच्छी होती है उसकी। मुझे लगता है वजह ये है कि जी हम बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जब चीज़ों को लेकर चलते हैं तो वो फिर चीज़ें अख्ताम पर पहुंच जाती हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि थ्रू आउट हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी रहती है। इसलिए हम अपने प्रोग्राम से बार बार ये मैसेज आपको देते हैं कि जितना हो सकता है आज के टाइम में हम आजकल जो वक्त चल रहा है कि हर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी का शिकार है, उसमें जितनी हो सकता है पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और आज की जो हमारी अच्छी बात है वो इसी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि जो मसाइल इंसान नहीं हल कर सकता, कुदरत उसे हल करती है। यानी जब कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो फिर होता ही है कि अल्लाह ताला जो है वो चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि वसीला कैसे बना, कौन बना, किस तरह से अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खोले। अच्छा, इसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपना किरदार अदा करें, आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, शिकवा ना करें, अपनी मेहनत करें और उसके बाद मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेके इतने कनिंग हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं अभी होना चाहिए और इसी वक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कुछ मामलात, कुछ चीज़ें उस वक्त पर होती हैं जो वक्त मेरे परवरदिगार ने मुकर्रर किया होता है। इसलिए सब्र रखें, हौसला रखें, तसल्ली रखें, चीज़ें आपके हक़ में होंगी। और जब चीज़ें आपके हक़ में नहीं होती तो ये चीज़ ज़रूर सोचें कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए मेरे रब ने इस चीज़ को मेरी तरफ से मोड़ दिया है। तो आज की अच्छी बात, उम्मीद है कि दिन के किसी भी पहर में जब आप फ्री बैठे होंगे तो सोचेंगे जी कि सुबह के वक्त महक ने जो एक अच्छी बात की थी वो क्या थी, तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। समाअत आज दोपहर 2 बजे होगी। इसके अलावा पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि कल पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज जिन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनकी वीडियोस सामने आई, थोड़े से घबरा रहे थे, थोड़ा सा शिकवा करते नज़र आ रहे थे। सो लेट्स सी के आगे मज़ीद पीटीआई के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये जो इनकी जेल भरो तहरीक है इनकी सियासत पे कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जी जेलों में रहना या जेलों में जाना सियासत का हुस्न होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जी कि आपको अपने नाम के साथ एक मंझा हुआ सियासतदान लगाने के लिए इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं जी। लेविस का कोहलू में ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। खान मोहम्मद मरी की मुग़वी अहलिया, बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करवा लिया गया है। 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान को कोयटा से हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मशरकी तजिकिस्तान की, जहां चीन के सरहद के करीब 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई जो है वो 20 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि इसका मरकज़ 67 किलोमीटर दूर था। ताजिक वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 5:37 पर आया। इस सिचुएशन पे भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी क्रिकेट के हवाले से भी हम बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का धड़कने बेतरतीब कर देने वाला टाकरा, मैच पल पल रंग बदलता रहा। मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 3 रन से शिकस्त दी। प्रोग्राम में आज हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी खबर ये भी है कि आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है और जो बल्लेबाज हैं उसमें बाबर आजम का 3रा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया के मार्स लबुशन का पहला नंबर बरकरार है, जबकि बॉलिंग में शाहीन शाफरीदी की 6ठी पोजीशन है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन पहले नंबर पर आ गए हैं। तो ये जो एक उतार चढ़ाव आया है रैंकिंग में, इस रैंकिंग को माहिरीन कैसे देखते हैं या जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो उस पर क्या कॉमेंट करेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से। अब इतनी चीज़ें आ गई हैं, इतनी
टेक्नोलॉजी आपके चेहरे पे भी इस्तेमाल होती है, और जो कि आपके जब हम कभी कभी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आई थी ना वो थी माइक्रो नीडलिंग। मुझे तो एक ही चीज़ उस टाइम पे बड़ी अट्रैक्ट की थी कि जी आपके पोर्स मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो अब आज हम बात करेंगे विच इज़ आईब्रो माइक्रो ब्लीडिंग, ये क्या है, आपके चेहरे पर इसका जो असर है वो कैसा होता है, आप कैसे लुक दे सकते हैं। अच्छा, हमेशा से ये बात की जाती है कि जी ख़वातीन के चेहरे में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है विच इज़ आईब्रो। आईब्रो को आप जितना शार्प रखेंगे, राउंड शेप में रखेंगे, इसको आर्च शेप में रखेंगे, वो आपके चेहरे पे उतनी सूट करेगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ़लाने ने अगर आर्च करवाइए तो आप भी करवा लें, ये आपके चेहरे के मुताबिक होती है। तो इसका क्या मकसद है, ये कैसे हो सकती है, कितना ही ज़्यादा ये आपके चेहरे पे स्टे कर सकती है, या इसकी सेटिंग्स आपको लेनी पड़ती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा खाना काबा के गुस्ल की रूपरवर तकरीब हुई, बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोला गया। गुज़श्ता रोज़ खाना काबा के गुस्ल के मौके पर बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी हिस्से को आब ज़मज़म और अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। आला तरीन खुशबुओं से भी मुअत्तर किया गया ये मनाजिर। और मैं कहती हूँ कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये सादत हासिल होती है, जो खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर देखते हैं, जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमें भी अपने घर का बुलावा दे और हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा वक्त आए जब हम खुद अपनी आँखों से यहाँ पर खड़े होकर ये मनाजिर देखें। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। पहले हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मामले का खुद नोटिस ले लिया है। 9 रुकनी बेंच आज दिन दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, इस समय 3 बड़े आईनी सवालात का जायजा लिया जाएगा। एलामी के मुताबिक असम्बली तहलील करके 90 दिन में इलेक्शन करवाना आईनी तकाजा है। जुल्करन इकबाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। तहलील असम्बलियों के इलेक्शन आर्टिकल 224(2) के तहत 90 रोज में करवाना आईनी तकाजा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए 1 माह से जायद हो चुका। इंतखाबात की तारीख मजाज फोरम से दिए जाने का पहला ही कदम अभी तक क्यों न उठ सका। सदर मुमलिकत की ऐलान करदा तारीख आइन के मुताबिक है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी के खदशात पर आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस ले लिया। 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत आज दोपहर 2 बजे मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस 2 रुकनी बेंच के 16 फरवरी 2023 के नोट पर लिया है। आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट 3 बुनियादी सवालात का जायजा लेगी। पहला ये कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा और आखिरी सवाल ये कि इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी है क्या। आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान ने दावा किया है कि हमने तो 200 लोग तैयार किए थे मगर हज़ारों लोग जेल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हुक्मरान अब अपना शौक पूरा कर लें। सरबरा तहरीक इंसाफ ने पुलिस को भी धमकाया और कहा कि हमारे खिलाफ एक्शन लेने वालों से इक़्तिदार में आकर निपटेंगे। ज़रा आपको दिखाते हैं कि वो कह क्या रहे थे, फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। मेरे ऊपर 70 FIRs काटी, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहाँ जुल्म किया था 25 मई को, जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, इस बारी आप नहीं बचेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए, उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन खत्म हो गया। अच्छा जी, अब इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी इसार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे, पहले तो ज़रा अपनी खैरियत के हवाले से बताएगा, और सेकंड मेरा ज़रा क्वेश्चन लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ जो सोच रही थी या जो समझ के उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, कल कुछ सीनियर लोगों के, तहरीक इंसाफ की कुछ सीनियर क़यादत के बयानात में देख रही थी, वीडियोज़ देख रही थी गिरफ्तारी की, उन्हें लग रहा था कि शायद कोई बड़ा अच्छा माहौल होने जा रहा है उनके लिए अगर उन्होंने तहरीक का आगाज़ कर दिया, लेकिन चीज़ें उल्टी नज़र आ रही थी। आपको भी ऐसे लगा है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कल कुछ नहीं हुआ। कल बड़ा जितना भी एपिसोड हुआ वो बड़ा अच्छा हैप्पी सन था। उसमें तसादुम कहीं नहीं हुआ, कहीं पे कोई ऐसी सर, मैं गड़बड़ तसादुम नहीं। के हवाले से बात नहीं करी, मैं सिर्फ वो बयानबाजी के हवाले से बात करी। अगर वो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की वो गुफ्तगू भी देखी हो, वो खड़े हैं उस गाड़ी में और वो जिस तरह से उनके फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज जो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की है। देखिए, बात ये है, चाहे वो आप रज़ाकाराना गिरफ्तारी दें या आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जाए, बहरहाल जेल जाना किसी भी शख्स के लिए कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली वो इस तरह का बॉडी मैसेज देंगे अवाम को कि वो बहुत ज़्यादा उसमें हैं, परेशानी में हैं और उसमें हैं, तो वो उनका जो मकसद है वो पूरा होगा। ठीक है। अगर वो हंसते हंसते जाएं, बैठें और वो चले जाएं, हैप्पी एंडिंग हो जाए यश चोपड़ा की फिल्म की तरह, तो फिर तो मजेदारी ना हुई ना। मजेदारी तो ये है कि अब करेक्टर के चेहरे पे तासुरात नजर आए कि हाँ वो कुछ कोई एक्शन हो रहा है, और वो उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल का जो शो था वो स्टील किया, क्योंकि लीड तो वही कर रहे थे। बिल्कुल। हालांकि असद उमर थे, बाकी लोग भी थे, तो शाह महमूद साहब ने एहतमाम से वो तस्वीरें भी बनवाई जिसमें वो जाली के पीछे से उनका चेहरा पुरनूर नजर आता रहे। तो जो उनके प्लान और टारगेट थे वो तो कल उन्होंने पूरी तरह अचीव किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसार साहब मुझे एक और चीज़ बताएगा कि तहरीक इंसाफ जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ उन्होंने कर दिया है, आने वाले वक्त में आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी करियर है वो कहाँ पे खड़ा है? क्योंकि एक देखा हमने जी के चौधरी परवेज़ इलाही भी शामिल हो जाते हैं, फिर वो तहरीक का आगाज़ भी कर देते हैं। तो जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको लगता है कि जो हम एक टाइम पे बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ शायद एक बंद गली में चली गई है, अब उनके लिए रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं या आवाम की सिंपैथी गेन करना शुरू हो गए हैं? वो नहीं, सिंपैथी गेन तो वो पहले से, बहुत पहले से ले ली हुई है। 10 अप्रैल के बाद से सिंपैथी उनको मिल गई और उन्हें चाहिए कि रोजाना शहबाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर फूल चढ़ाएं, जिनकी वजह से उन्हें दोबारा से मकबूलियत मिली। अदरवाइज उससे पहले तो उनकी टिकट कोई अब लेने को तैयार नहीं था। मैं चूंकि सियासत का एक तालिब इल्म, मुझे पता है कि ये अपनी नामकबूलियत की आखिरी सीढ़ियों पे खड़े थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको उठा के मकबूलियत के न को मालिया में बिठा दिया। और अब वो बंद गली में तो कभी भी नहीं थे। इमरान खान अपने कार्ड बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, उन्हें पता है कि मैंने कार्ड कहाँ खेलने हैं, कब क्या खेलना है। और फिर मजे की बात ये कि वो पत्ते अपने सीने से लगा के रखते हैं कि वो साथ वाले को भी नजर ना आए कि वो उनके पास कार्ड क्या है। सही है, सही है। तो वो मेरा ख्याल है कि बंद गली में नहीं थे कभी भी। हाँ, ये है कि इमरान खान ने लोगों को अपनी तरफ से कि तवज्जो हटने नहीं दी, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। बिल्कुल, अगेन वही बात है ना कि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर तो वो हैं, नो डाउट कि वो जितना भी क्राउड है उसको अपनी तरफ उनकी अटेंशन गेन कर लेते हैं। अच्छा, साथ साथ मुझे ज़रा ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि जी काफ लीग का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? चौधरी परवेज़ इलाही तो अलग हो गए, चौधरी शुजात हुसैन साहब रह गए हैं, जिनका ज़्यादातर झुकाव जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ हम देख रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शंस में हम देखेंगे कि काफ लीग जो है वो PDM की तरफ, जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन हो सकता है परवेज़ इलाही की तरह जो है वो भी किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर ले, या काफ लीग अपनी ही एक इनफरादी हैसियत के तौर पर हमें इलेक्शंस में नजर आएगी? देखें, शुजात तो कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो काफ के ऊपर ही स्टैंड करेंगे। ठीक है। लेकिन परवेज इलाही का काफ लीग से कैरियर खत्म हो गया और अब उनकी पॉलिटिकल एक नई इनिंग शुरू हो रही है, जिसमें परवेज इलाही की इनिंग शायद इतनी इम्पोर्टेंट ना हो जितनी उनके साहबजादे की है, मोनिस की। जी जी बिल्कुल। और मोनिस की मैं बहुत पहले से कह रहा था अपने तजियों में कि मोनिस का
फ्यूचर जो है वो पीटीआई से जुड़ा है, काफ लीग से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है। वो एक ऐसी कश्ती में नहीं बैठेंगे जिसमें बहुत सारे सुराख हो और उन्हें पता हो कि ये बीच में जाके कश्ती जो है फुस करके पानी में डूब जाएगी। उन्होंने पीटीआई के शिप जो है उसमें बैठना इसलिए कबूल किया कि उन्हें पता है कि आगे से सारी सियासत जो है वो पीटीआई के गिर्द घूमेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उन्होंने घाटे का फैसला किया। हाँ, एक आपके प्रोग्राम में बाद में जरूर कहूंगा कि इससे ना आपको सियासत की बेमहरी का अंदाजा होता है। अच्छा। कि वो भाई चौधरी शुजात और परवेज इलाही जिनके मुतालिक कहा जाता था कि तीला नहीं गुजर सकता, वो एक वक्त आप देख लें आ गया कि अपनी राहें जुदा करके बैठ गए। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि सियासत में रिश्ते जिस तरह तकसीम होते हैं और कत्ल होते हैं, उसकी इससे बड़ी कोई और मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलेगी जिस जो चौधरी परवेज इलाही और शुजात के दरमियान हो गया। ठीक है। अच्छा इसार साहब, अगर यही तकसीम या थोड़ी सी ऐसी तकलीफ द सिचुएशन की हम बात करें तो नून लीग में भी थोड़ी सी ऐसी परेशानी हमें अंदरूनी तौर पे नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब का बयानिया और फिर शहबाज शरीफ साहब के कुछ ऐसे स्टेप्स लाइक हमने देखा कि पिछले दिनों पर शाहिद खाकान अब्बासी का मामला बहुत सारा उठाया, फिर मिफ्ता इस्माइल का, फिर चौधरी निसार इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जब नवाज शरीफ साहब ने इन किया मरीम नवाज को तो कुछ लोगों ने, नून लीग के कुछ लोगों ने इस चीज़ को नापसंद किया। तो सर तकसीम तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी तकसीम नजर आ रही है। और 4-5 दिन पहले मरियम साहिबा ने ये कह के हुकूमत को तो और शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल ही डिसोन कर दिया कि ये हुकूमत हमारी नहीं है। हाँ। और जब वो ये कह देती है कि हुकूमत हमारी नहीं है तो इसका मतलब था कि चाचा भी साडा नहीं का। हाँ। ठीक है ना। तो उन्होंने तो कह दिया कि ये हुकूमत हमारी नहीं है। हाँ। हालांकि इस हुकूमत के सर पे ही तो ये सरसों जमाई गई। exactly. ये जो मरियम साहिबा तो अदालतों से सजा याफ्ता है। हाँ। ठीक है। इसके बावजूद अगर वो बाहर निकल के अदालतों पे तनकीद कर रही हैं और खुलेआम कर रही हैं और उन्हें कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा, तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मरियम साहिबा को शहबाज शरीफ की मेहनतों ने, वो बेचारों ने, कमर में उनके तकलीफ है, इसके बावजूद वो जिस तरह गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर छुप के जाते रहे, इतनी कुर्बानी दी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए। जी। लेकिन अब ये आलम ये है कि मरियम साहिबा की राहें जुदा हो चुकी हैं। यही वजह कि वो निकली है तंजीमी दौरे पे, तो तंजीम उनके साथ ताउन नहीं कर रही क्योंकि तंजीम हमजा ने बनाई है। बिल्कुल। तो वो तंजीम ताउन नहीं कर रही। और वो रही बात ये जो लोग आप कहते हैं कि अंकल्स उनसे ताउन नहीं कर रहे, तो लफ्ज अंकल्स पे भी मुझे एतराज है। अच्छा। उनकी पार्टी में कोई इतना बड़ा नहीं है मरियम से कि वो उन्हें अंकल कहें। हाँ। भाईजान तक तो बात समझ आती है। अच्छा। ये अंकल वाली बात मुझे नहीं समझ आती। तो ये तो तफरीक बढ़ गई है और ये वो खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा इसार साहब, अब जरा हम उस मामले की तरफ आ जाते हैं जो हम देख रहे हैं कि आज 2 बजे एक बहुत अहम समाअत होने जा रही है। 9 रुकनी बेंच जो है वो आज 2 बजे एक अहम समाअत करेगा। आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे तो किसी तौर पे नज़र नहीं आ रहा कि मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में या इस मूड में है कि जो एक टाइम फ्रेम है कि जिस टाइम फ्रेम में आपने इलेक्शन करवाने हैं उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन करवाना चाहती है। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है, ये थोड़ा पहले ले लेते तो इतनी कंफ्यूजन ना फैलती सोसाइटी में जितनी फैली। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारा आइन कानून तो हमने सुना था कि वो अंधा बहरा होता है, मुझे लग रहा था कि आइन भी अंधा बहरा है। उसे यही नहीं पता कि मैंने किसे एड्रेस करना है, उसे यही नहीं पता कि आइन में ये लिखा, समझ ही नहीं आ रही किसी को कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कौन फैसला करेगा इंतखाबात का। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये तो तय था कि 2 फ्रीक हैं, एक इलेक्शन करवाना चाहता है, एक नहीं करवाना चाहता। जो नहीं करवाना चाहता वो कहता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम चूंकि इक्तिदार में लिहाजा हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। तो इन सारी सूरत हाल में एक दुनिया भर में हम मजाक बन रहे थे। हमारे हमसाया मुल्क भारत है, कभी आपने भारत में इस तरह की सिचुएशन सुनी है? कभी आपने वहां सुना है कि इंतखाबात के हवाले से रियासतें जो हैं वो कहती हैं कि हमने नहीं कराने? तो फिर गवर्नर ने अगर नहीं करवाने इलेक्शन तो उसने निगरान काबीना का ऐलान क्यों किया? गवर्नर ने इलेक्शन नहीं करवाने तो उसने बीइंग गवर्नर जो नई हुकूमत साजी थी उसके मुतालिक बयानात क्यों दिए? तो ये तो इन्होंने खुद एक मजाक बना दिया
खुद इन्होंने खिलवाड़ किया इनके साथ। और मैं ये बात संजीदगी से कह रहा हूँ कि अगर कोई मौजिब माशरा होता तो जिन लोगों ने आइन का ये परखचे उड़ाए हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 वाकई लग जाता, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है सारा। लेकिन आज की जो समात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और मैं के अदलिया ने बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना कि वो सवाल तीनों के इस सिचुएशन में कौन होगा जिसने फैसला करना है कि इंतखाबात हो, सूबों का जो है मैकेनिज्म क्या होगा। फिर ये कि ये अभी तक आइन में कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि कौन ऐसा है चीफ एग्जीक्यूटिव जो हालात में अपनी कोई एक फैसला ले सकता है। सदर को भी मजाक बना दिया। सदर पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा ओहदा है, हमें उसे इज्जत देनी चाहिए, लेकिन ये लोग तो उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या जुमला का ख्वाजा आसिफ ने के सदर अपनी आईनी औकात में रहे। तो वो जी ठीक है, इसार राना साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और जब हम ये सोचते हैं ना कि यहाँ पर सब कुछ चलता है, तो जिस जगह पे सब कुछ चलता है फिर वो मुआशरा कभी भी बेहतर तरीके से नहीं चल पाता। जो आइन है, जो कानून है, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि कोई तजावुज़ ना कर सके। लेकिन जब हदूद तजावुज़ करना शुरू हो जाए तो फिर बिगाड़ मुआशरे में पैदा होना बड़ा लाजिम हो जाता है। अब एक ब्रेक भी ज़रूरी है, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद डिस्कशन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि कोयटा में मरी कबीले के 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ धरना जारी है। कत्ल में नामजद सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान को हिरासत में ले लिया गया है। खान मोहम्मद मरी के खानदान के दीगर 5 अफराद को कोहलू और दुबकी से बाजियाब करवा लिया गया है। पहले बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से, उनसे डिटेल्स लेते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। आतिफ बताएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मरी कबीले के 3 अफराद का कत्ल जो है ये इसके खिलाफ धरना जारी है। आज तीसरा रोज़ है जो ये धरना जारी है। इस धरने के नतीजे में सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है रात को सरदार अब्दुल रहमान केतरान जिन्हें इस कत्ल में नामजद किया गया था, मरी कबीले के अफराद और जो कत्ल होने वाले अफराद हैं उनके लवाकिन की जानिब से, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जाके CCP ऑफिस में जो है गिरफ्तारी दी है। और इसके साथ साथ जो है पुलिस और लेविस की जानिब से भी जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में जो खान मोहम्मद मरी जिनके ये पढ़ने वाले जो बच्चे थे 2 और एक बेटी शामिल है, उनकी अहलिया और 2 बेटों और एक बेटी को जो है बाजियाब करवा लिया गया है। 2 बेटे जो है बारखान के इलाके दुक्की के इलाके नाना साहब से जो है बाजियाब करवाए गए हैं, जबकि 3 अफराद को जो है जिनमें खान मोहम्मद मरी की अहलिया गरा खातून भी शामिल है और 2 बेटे शामिल हैं, उनको कोहलू से बाजियाब करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए IG पुलिस बलूचिस्तान की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें कमांडेंट बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, DIG कोयटा और SP इन्वेस्टिगेशन कोयटा शामिल हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जरगा भी हुआ था कोयटा में। खान कल्लात के जो भाई हैं उनकी सरबराही में जरगा भी हुआ था, जिसमें यह फैसला किया गया था कि अगर सूबाई हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो मुतासरीन है उनको इंसाफ फराहम नहीं करती है तो वो आके जो है इसके धरने का हिस्सा बन जाएंगे और उस वक्त तक जो है वो इस धरने का हिस्सा बने रहेंगे जब तक जो है सूबाई हुकूमत मुतासरीन को इंसाफ फराहम नहीं करती है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो उनको जो सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है, तहकीकात भी जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, तो ये सारी सिचुएशन है। अब्दुल रहमान केतरान के जो बेटे हैं, जिनके साहिबजादे हैं, जिनका नाम है इनाम, उन्होंने अपने वालिद साहब के अगेंस्ट बयान दिए। मैं चाह रही हूँ कि जरा बयान सुनवा दें, फिर इस पर हम मजीद डिस्कशन करते हैं। हर फोरम पे आके ये क्लैरिफाई करने के लिए, सफाई देने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं, और अगर वाकई में इन्वॉल्व होता तो मैं इस मामले को कभी भी हाईलाइट ना करता। ये मैं आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से मैं इस मामले को हाईलाइट कर रहा हूं। जब से ये बंदे सरदार अब्दुल रहमान की कैद में हैं, उसकी खातिर तवाज़ो इसके घर में हर खतरान के, हर वडेरे, हर मुहज़िब बंदे ने इनको काम करते हुए सरदार अब्दुल रहमान खतरान के घर में देखा है। और उस चीज का जीता जागता सबूत जो कल मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, आपकी छोटी बच्ची को उसका छोटा बेटा सतार उठा के घूम रहा है उसकी खातिर, तो आप इसको कैसे, अब्दुल रहमान आप मुझे बताओ, आप इस चीज का जवाब कैसे दोगे?
ठीक है, अब्दुल रहमान केतरान के जो साहिबजादे हैं इनाम केतरान, ये उनका बयान था जो कि हमने आपको सुनवाया है। अब इसी पर बात करने के लिए बाबर यूसुफजई, कोऑर्डिनेटर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब वक्त देने के लिए। प्लीज़ मुझे बताएगा, अब्दुल रहमान केतरान की गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे मजीद क्या फर्दर हम देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समा न्यूज़ का आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ और हमारी भी सुनने की कोशिश की। जी। देखें, जब ये वाक़या मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जब ये वाक़या पता चला, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने फ़ौरन इसके ऊपर JIT बनाने का हुक्म सादिर किया और इसके ऊपर फ़ौरन एक JIT बनी गई और इसको गवर्नमेंट कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक पहले दिन से, पहले सेकंड से मॉनिटर कर रही है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने मज़म्मत की, उनका क्लियर इस पर स्टांस है, क्लियर विजन है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो जो भी इसमें मुजरिम हो, जो भी इसमें मुल्ज़िम हो, हम उसके साथ कानून के मुताबिक हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने हसास मामले पर, क्योंकि इस वाक़ये में, इस चीज़ में दो कौमें भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, दो कबाइल एक दूसरे के आमने सामने थे और अल्लाह ना करे दो कबाइल में एक शदीद रंजिश और इख्तलाफ होने का भी हुकूमत को खतरा था। तो सोशल मीडिया पर भी इस वाक़ये को बहुत इमेच्योर तरीके से ट्रीट किया गया। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि परसों एक खबर चली और धरने के ही शुरा ने यह ऐलान किया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई हुकूमत ने सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान को दुबई फरार करा दिया है। और आप देखें, कल सारी दुनिया ने देखा कि सरदार केतरान साहब खुद गए, उन्होंने गिरफ्तारी की और अब उनका जो ये केस है, ये बड़ा सेंसिटिव केस है। ये ह्यूमन राइट्स की पोजीशन का भी केस है और हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान इस तरह के तमाम वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, चाहे वो वाक़या बलूचिस्तान में हो या चाहे वो वाक़या कश्मीर में हो। बिल्कुल बाबर साहब, वो वाक़या कहीं पर भी हो, वो कहीं पर पूरी दुनिया में भी कहीं पे हो, इसकी मज़म्मत करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मुझे ये बताएं कि अब्दुल रहमान केतरान की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद आगे मज़ीद सिचुएशन, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमने अक्सर ये देखा है कि बासर शख्सियात कुछ अरसे के लिए गिरफ्तार होते हैं, फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और बाहर निकल आते हैं, कि यहाँ पर इस मामले में सज़ा हो सकती है, सज़ा यकीनी है, सज़ा वाकई है? देखें, मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि इस केस को मेरिट पर और कानून के मुताबिक देखा जाए। अभी तक ये इनिशियल स्टेज में है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट को पसे पर्दा काम करना होता है। हम हर चीज़ की आकर मीडिया पर या सोशल मीडिया पर क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते। इस पर काम हो रहा है। मैं आपको एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से बता रहा हूँ कि केस क्राइम ब्रांच मुंतकिल हो गया है। IG साहब पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। JIT बन चुकी है। इस वाक़ये में जो भी मुलविस होगा, इंशाल्लाह जो भी मुलविस होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और देखें, कल आप लोगों के ही मीडिया पर, और मैं भी देख रहा हूँ सुबह से प्राइवेट मीडिया पर, ये रिपोर्ट्स, ये न्यूज़ बताई जा रही हैं कि उनकी जो फैमिली है, जो अभी तक एलिगेशंस या ब्लेम्स लगते रहे कि उन्हें मार दिया गया है, ये उनकी लाशें थी। अभी प्राइवेट चैनल पे न्यूज़ चल रही है कि उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है। बहरहाल हम जो हमारी इंतजामिया है, कमिश्नर जोब डिवीजन है, DG लेवीज है, उनसे राब्ते में हैं और हम एक प्रॉपर, क्योंकि हमने मीडिया पर आकर आवाम को ऑथेंटिक चीजें बतानी और बड़ा जरूरी है बाबर साहब कि आप ऑथेंटिक चीजें आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि अगेन दो कबीले हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपने मुल्क में इस तरह की कोई रंजिश देखें। मुझे ये बताएं कि हमने ये मनाजिर भी देखे, हमने वीडियोस भी देखी, फिर उसके अलावा अब्दुल रहमान केतरान के साहबजादे खुद वीडियो में ये बात करें कि ये जो 3 बच्चे जिनका कत्ल हुआ है, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर इनके खिदमत गुजार बने हुए थे, ये बच्चे अंडर एज है। हमें तभी क्यों ख्याल आता है जब किसी का कत्ल हो जाता है, जब कोई इंतहाई मामला जब संगीन हो जाता है, उस वक्त ये चीज़ें क्यों सर उठाती हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी पावरफुल शख्सियात हैं जिन्होंने अंडर एज बच्चों को रखा हुआ है खिदमत के लिए या अपने दीगर मकासद के लिए? क्या हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए जी, मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान जो है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का 50% रकबे के लिहाज से तकरीबन ऑलमोस्ट 50% हिस्सा बनता है बलूचिस्तान का। जी। और बलूचिस्तान पे भी वही कानून इम्प्लीमेंट होता है जो पाकिस्तान के दीगर सूबों में, दीगर इलाकों में इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है, ये गलत बेबुनियाद बातें बनाई जा रही हैं। हमारे वजीर दाखिला ने 9 दिसंबर को तमाम कमिश्नर्स को, जितने भी कमिश्नर हैं बलूचिस्तान के, उनको खत लिखा था कि अगर आपके पास इस तरह निजी जेलों की या इस तरह के टॉर्चर सेल्स की कोई इतलात हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन करें और हमें रिपोर्ट दें
तमाम कमिश्नर्स की तरफ से जो जवाब आया उसमें जीरो, मतलब कोई निजी जेल्स नहीं है, कोई इस तरह के टॉर्चर सेल्स नहीं है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान वाला कानून इंप्लीमेंट होता है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कानून की बालादस्ती है, यहाँ पर भी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। सर पहले प्लीज मेरा सवाल ले लीजिएगा, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आपने कहा कि टास्क दिया गया था कि रिसर्च की जाए, देखा जाए कि ऐसे कोई टॉर्चर सेल है या कोई निजी सेल है। सर ये बच्चे जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनकी तस्वीर झूठी तो नहीं है, ये खिदमत गुजार बने हुए हैं, जबकि इनकी एज जो है वो एक अंडर एज है। आप सेल्स की बात करें, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, सेल्स नहीं होंगे, लेकिन इन बच्चों को जिस तरह से, ये देखिए इस वक्त में मनाजिर चला भी रही है हमारी टीम, इन बच्चों को जिस तरह से मूवी बना के रखा हुआ है, इनसे जिस तरह से काम लिया जा रहा है, सर आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ होनी चाहिए। कानून है, अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो इस वक्त आंखें क्यों बंद थी? देखें, मैं सबसे पहले चाइल्ड लेबर की भी मजम्मत करता हूँ और मैं चाइल्ड लेबर के खुद खिलाफ हूँ। चाइल्ड लेबर नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें तालीम देनी चाहिए। जहाँ तक मैंने मालूमात की है कि ये मोहम्मद खान मरी जिनका और सरदार अब्दुर्रहमान का जो ये मसला है, जो मोहम्मद खान मरी साहब हैं ये खुद मान रहे हैं कि वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के मुलाजिम थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि उनके बच्चे उनके घर में रहते थे और ये खिदमत किस सेंस में करवाई जा रही है, इस हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि सूबाई हुकूमत का इस बारे में बड़ा क्लियर स्टांस है। हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सख्ती से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने बच्चों को जो चाइल्ड लेबर में होते हैं, बाबर साहब बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग काम करें, लेकिन आई रियली विश कि इन कामों का रिजल्ट भी हो और हम इस तरह के बच्चे अब दोबारा ना देखें जो कि अंडर एज और लोगों के खिदमत गुजार बने हुए हैं। एज यू सेड कि उनकी उम्र है काम नहीं करने की बल्कि पढ़ने की। बेहद शुक्रिया। हम मजीद भी आपसे डिस्कशन करेंगे आने वाले से, जो डिटेल्स आपके पास होंगी वो जानने की कोशिश करेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में अरबों रुपए की खती रकम से बनाई जाने वाली शक्करगढ़ जफरवाल शाहराह करप्शन की नज़र हो चुकी है। नुमाइंदे समा मोहम्मद काशिफ से हम मजीद तफसीला जानेंगे। जी काशिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में 1 अरब 6 करोड़ 47 लाख की खती रकम से बनने वाला ये शक्करगढ़ टू जफरवाल जो 30 किलोमीटर मुहित मनसूबा था, वो मुबैना तौर पर ठेकेदार की मुबैना करप्शन और नाकस मटीरियल की वजह से अपने आजमाइशी दौरानिए से कब्र ही टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह से गहरे खड्डे पड़ चुके हैं जो कि हादसात का सबब बन रहे हैं। इस सिलसिले में जो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर जो शहरी सफ़र करते हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन अल्लाह रज़ा नकवी से ये मुतालबा किया है कि इस मनसूबे की मरम्मत के ऊपर जो करप्शन की गई है वो महकमाना इंक्वायरी भी की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि महकमा हाईवे और ठेकेदार को इस बात का पाबंद किया जाए कि इस शाहराह की मरम्मत की जाए ताकि शहरी महफूज और आसान सफ़र कर सकें। ठीक है काशिफ, बेहद शुक्रिया आपका। बड़ा ज़रूरी है जी कि महकमाना इंक्वायरी हो, जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे आवाम ने मुस्तफ़ीद होना था और फिर आवाम से लिए जाते हैं जी भारी टैक्सेस, और फिर आवाम से जब टैक्स ले लिए जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि जी आपको सहूलियात दी जाएंगी, वो सहूलियात भी नहीं मिलते। और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, और गुज़श्ता गवर्नमेंट्स जो पंजाब में गुजर चुकी हैं, मैं स्पेशली नून लीग की गवर्नमेंट को इसलिए मेंशन करना चाह रही हूँ क्योंकि हम जब खुद पंजाब में रहते थे, स्पेशली लाहौर में, तो हमने वहाँ पे काम होते देखे हैं और हम उनके इसलिए विटनेस हैं कि हमने वहाँ पर जब रोड्स पे सफ़र किया है, जब वहाँ के अपने पार्क्स को देखे हैं, वहाँ के इंतज़ाम को देखे हैं, तो लिटरली हमें फील होता था कि हमने वाकई अपने टैक्सेस अच्छी जगह पर दिए हैं। लेकिन जो गुज़श्ता दौरे हुकूमती खान साहब की, उसमें जो वादे होते थे, जो दावे होते थे, वो पूरे भी नहीं हुए और आवाम से भारी भरकम टैक्स भी लिए गए। तो भाई बड़ा ज़रूरी है कि करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी अक्सर ख़वातीन अपनी आईब्रोज़ को सेट करवाने के लिए सैलून्स जाती हैं और हमने देखा है कि आईब्रो की जो शेप होती है ना उसको चेंज करवाना पड़ता है। कभी उसको बहुत ज़्यादा पतला, कभी मोटा, कभी आर्च, मतलब जो आपके चेहरे पे सूट करता है आप वो करवाते हैं थ्रू थ्रेडिंग। लेकिन अक्सर ये अब कॉन्सेप्ट बन गया जी थ्रेडिंग के थ्रू ना करवाएं, बिकॉज ज़ाहिर है कि वो आप जब थ्रेड यूज़ करते हैं तो वो जम्स का वो होता है, फिर आता है जी कि आप वैक्सिंग के थ्रू करवा लें।
परफेक्ट आईब्रोज के लिए माइक्रो ब्लेडिंग एक नया ट्रेंड बन गया है। इसके ज़रिए ख़वातीन आईब्रोज को जिस शक्ल में भी चाहें बनवा सकती हैं। अच्छा, इसमें आप अपनी आईब्रोज की फिलिंग भी करवा सकते हैं। माइक्रो ब्लेडिंग कैसे की जाती है, इसकी सेटिंग्स होती हैं क्या, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नुदरत खान इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले तो मुझे बताएं मेरी आईब्रोज ठीक है? परफेक्ट। अभी तो परफेक्ट मुझे बिल्कुल लग रहा है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, माइक्रो ब्लेडिंग बेसिकली क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? अच्छा, बेसिकली माइक्रो ब्लेडिंग इज ऑल अबाउट आईब्रोज शेपिंग। और कुछ खवातीन, मतलब ज़्यादातर खवातीन हर वक्त सैलून जा रही होती हैं आईब्रोज को सेटअप करवाने के लिए। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टाफ होते हैं वहाँ पे, वो डिफरेंट हाथों से वो करवा रही होती हैं काम। तो वो आईब्रोज उनकी परफेक्ट किसी शेप में नहीं। अब मुझे लगता है थ्रेडिंग के थ्रू करवाने से ना जम्स का भी होता है, हाइजीन का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इसके अलावा डिस्टर्ब होती हैं आईब्रोज। तो उसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है माइक्रो ब्लेडिंग। अच्छा। और इसमें ये होता है कि जिनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हैं या कट्स लगे हुए हैं, मोस्टली समटाइम्स इस तरह होता है, मोस्टली खवातीन को कट्स बचपन का कट्स लगे हुए होते हैं कि चोट का कोई निशान होता है, उसको कवर अप करने के लिए वो दे वांट के वो माइक्रो ब्लेडिंग इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, आप लोग इसके थ्रू क्या फिलिंग करते हैं? लाइक अगर जी हल्की भवें हैं तो मैं चाह रही हूँ जी कि थिक हो जाए, या अक्सर हम देखें कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो क्या इसके थ्रू आप लोग फिलिंग करते हैं? बिल्कुल ऐसा करते हैं। मोस्टली कैंसर पेशेंट्स होते हैं, एलोपेशिया पेशेंट्स होते हैं जिनके आईब्रोज गिर जाती हैं, बाल गिर जाते हैं, इवन के हेयर, अगर आपका हेड कैमोफ्लेज भी इससे होता है। इट्स अ टेक्निक, बेसिकली इट्स अ सेमी परमानेंट मेकअप की टेक्निक है। अच्छा। इसमें आपका अगर एलोपेशिया आपको हेड पे भी है या आईब्रोज की तरफ भी है तो हम इसको कवर अप कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये? इसमें कितनी देर बाद आपको फिलिंग करवानी पड़ती है? सेटिंग्स होती हैं? बिल्कुल, इसकी सेटिंग्स होती हैं। एक सेशन करवाने के बाद, एक ट्रीटमेंट के बाद आपको 1 मंथ के बाद टचअप बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अगर आप वो टचअप करवा लेते हैं तो आपको 1 ईयर लास्टिंग इसकी रहती है। इसके अलावा जो नमाज पढ़ते हैं जो लोग, 5 वक्त की नमाज वज़ू दिन में ज़्यादा जिनका मुंह धोने वाला वो काम है, एग्जैक्टली वॉशेस ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी फैड हो जाता है। तो वो उनका अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 महीने 8 महीने बाद वो टचअप उनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि हमने अक्सर खवातीन को देखा कि जी वो अपनी शेप्स चेंज करवाती रहती है, ठीक है। अच्छा, शेप्स चेंज करवाना आपकी क्या बालों की ग्रोथ, जो आईब्रोज की ग्रोथ है बालों की, उसको इफेक्ट नहीं करता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बालों की ग्रोथ वैसी ही रहती है जैसी आपकी होती है, और इसमें शेप्स मैट्रिक करते हैं। अगर किसी की आर्ट शेप है, उनको दे वांट के राउंड शेप हो जाए, किसी की राउंड है तो उनको चाहिए कि वो आर्ट शेप में आ जाए। तो डिफरेंट शेप्स हैं, तो जो वो शेप डिमांड करते हैं पेशेंट, हम उनको वो शेप करके देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास क्या डिमांड आती है? ज़्यादातर हमारे पास वैसे तो हर तरह से आती हैं। समटाइम्स लोग कहते हैं हमें माइक्रो ब्लेडिंग स्ट्रोक्स करते हैं। अच्छा। माइक्रो ब्लेडिंग स्ट्रोक्स में क्या होता है, बाकायदा हम हेयर का स्ट्रोक बनाते हैं, नेचुरल। वो बिल्कुल नेचुरल बाल बने हुए लगते हैं। एक हमारा होता है जिसमें हम सिर्फ फिलिंग करके उनको बता रहे होते हैं, फिलिंग प्रॉपर कर देते हैं, यानी कि उनके बाल प्रॉपर हैं, हेयर बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन दे जस्ट वांट कि थोड़ी फिलिंग इन्हेंसमेंट हो जाए। तो वो भी हम करके देते हैं माइक्रो ब्लेडिंग में। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई एक सच नुकसान नहीं है। इसके बाद देखें, क्योंकि हम ब्लेड्स इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हाइजीन का हमने बहुत ख्याल रखना होता है। जो भी हम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो एक पेशेंट के ऊपर एक ही लग रहा होता है, स्टेरिलाइज होती हैं चीज़ें, और डिस्पोज ऑफ कर देते हैं उनको आफ्टर यूज़। और इसके बाद हम पेशेंट को केयर भी लिख कर देते हैं कि आपने आफ्टर केयर में इसका क्या ख्याल रखना है। जैसे आपने वॉश कब करना है, एंड देन उसके बाद ऑइंटमेंट आपने मस्टली यूज़ करनी है, क्योंकि इसका डाउन टाइम होता है, 1 वीक इसका डाउन टाइम होता है, उसके हिसाब से आपको केयर ज़रूरी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें ब्लेड यूज़ किया जाता है जैसे आपने कहा, तो उसमें खुदा न खासा कोई ये तो नहीं होता कि आपका फिर ये जो चेहरे का पार्ट है ज़्यादा हेरी हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बाकायदा हेयर क्या करते हैं, आपकी एपिडर्मिस जो स्किन होती है उसको कट करते हुए इनटू द डर्मिस हम इंक को पेनिट्रेट करते हैं, तो इससे बालों की या ग्रोथ का कोई इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा कि खवातीन जी तस्वीरें लेके चले जाते हैं, कहती हैं मुझे ऐसी आईब्रोज बनवानी है। आईब्रोज में तो वो कह सकती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनका लुक भी देखते हैं कि आपके लुक पे क्या अच्छा लगेगा। ये बाद में बाबा
कहती हूँ कि आपके चेहरे पे क्या सूट करता है तो आप उसको देखें। अच्छा, आपकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज है, मुझे बताएं कि स्पेशली खवातीन के हवाले से, जिन खवातीन का चेहरा राउंड में है उनके चेहरे पे कैसे आईब्रो सूट करते हैं? ये डिपेंड कर रहा होता है कि नेचुरल आईब्रोज किस तरह की हैं और कितना हम चेंज उसमें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हर सबका चेहरे के हिसाब से आईब्रोज नेचुरली एक शेप दिया जाता है। पहले हमने पेशेंट का राउंड हो या उनका जैसा भी शेप हो फेस का, हमने देखना होता है उनकी खुद की नेचुरल आईब्रोज किस तरह की है, क्योंकि अगर हम जो शेप को चेंज करते थे, क्योंकि इनकी हेयर ग्रोथ तो आती ही है, हमने उसके अकॉर्डिंगली हम ज़्यादातर पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं अपनी नेचुरल लुक में ज़्यादा रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा, अक्सर मैंने ख़वातीन देखी हैं जो ये कहती हैं जी कि अच्छा हमारी शुरू से जो है ना वो आईब्रोज की ग्रोथ नहीं है, शुरू से बहुत लाइट बाल आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा सा उनकी फैमिली में भी इस तरह से होता है कि हेयर ग्रोथ का अगर इशू है, अगर मोस्टली हेड के ऊपर भी इस तरह से आता है कि हेयर ग्रोथ अगर उनकी फैमिली में ज़्यादा हेल्दी हेयर है, एग्जैक्टली हेल्दी बाल हैं तो वो फैमिली में चलता आ रहा है, कि किसी के फैमिली में थिनिंग है बालों में तो वो फैमिली में आता ही है किसी न किसी की तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई खातून जो है वो जैसे अब एक होता है ना फिक्सर करवा लेना आपने अपने बालों को, मतलब आईब्रोज के जो बाल होते हैं उनका शेड के हवाले से मैं बात करूँ, ऐसा कुछ आता है कि जी आप हमारे नेचुरल बालों के हवाले से करते हैं? अच्छा, नेचुरल बाल भी आपने डाई कराए होते हैं फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली ये तो माइक्रो ब्लेडिंग की बात होगी। माइक्रो ब्लेडिंग में तो हम अकॉर्डिंग एशियन स्किन के हिसाब से ही जो शेड्स चल रहे हैं, ब्लॉन्ड्स में तो हम नहीं जा सकते, हम ब्राउन की फैमिलीज में ही रहते हैं एशियन स्किन के हिसाब से। अदरवाइज अगर कोई चाहता है कि उनको कलर टिंट चाहिए, ब्रोज को टिंट करवाना, वो एक अलग ट्रीटमेंट है टिंटिंग का। तो जैसे हम बाल अपने टिंट एंड कलर कर लेते हैं, सेम लाइक सम पेशेंट इस तरह कहते हैं कि जैसे हमारी ब्रोज हैं, जैसे हमारे हेयर हैं वैसे हमारी ब्रोज आप कलर कर दें, तो वो एक टिंटेड का अलग ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हेयर टिंटेड। और इससे कोई नुकसान नहीं होता? इससे ऐसा तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन रेगुलर उसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि पेशेंट रेगुलरली टिंटेड करवाते हैं, कलर डाई करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं, खुद आपको आइडिया है कि जी थ्रेडिंग के थ्रू आईब्रोज अपर लिप्स हम तो कभी नहीं कहते कि जी की जाए, इसको आप क्या प्रेफर करते हैं कि जो खवातीन माइक्रो ब्लेडिंग नहीं करवा सकती वो थ्रू वैक्सिंग करवा लें? बिल्कुल, वैक्सिंग वो करवा सकती हैं, उसमें अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, लेकिन वो शेविंग भी करवा सकती हैं, वो मशीन के थ्रू भी निकलवा सकती हैं। इसके अलावा लेजर्स ऑप्शंस भी होते हैं कि वो प्रॉपर लेजर हेयर रिमूवल करवा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें। अच्छा, लेजर अगर आप अपनी आईब्रोज के लिए यूज़ करें तो क्या ये वाकई हकीकत है कि फिर वो दोबारा से ग्रोथ नहीं होती? ये डिपेंड करते हैं। देखिए, जो हेयर ग्रोथ है वो एक उसमें एक एबिलिटी होती है हमारे हेयर फॉलिकल्स में कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो हमारी बॉडी को भी लगता है, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी लगता है। तो ये परमानेंट इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट्स अ हेयर रिडक्शन, नॉट अ परमानेंट हेयर रिमूवल। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि कुछ खवातीन जो कि चाहती हैं कि जी उनकी आईब्रोज तो अच्छी लगी, कुछ मर्द चाहते हैं कि जी हमारी आईब्रोज भी अच्छी लगी। इस तरह बिल्कुल ऐसा होता है। मर्द हजरात आते हैं आपके पास? मर्द हजरात का ये नहीं होता कि हमारी आईब्रो, उनकी आपको पता है कि काफ़ी बुशी एंड थिक आईब्रोज होती हैं मोस्टली। एक रिसेंटली हमारे पेशेंट उनकी क्यूरी आई थी कि उनको कट्स थे आईब्रोज पे ना, कुछ कट्स से एक्सीडेंट की वजह से कुछ था, दे वांट के इस तरह से प्रॉपरली एक हमारी शेप नेचुरल शेप में आ जाए, मीन्स कि वो प्रॉपर बालों का एक स्ट्रोक बना दिया जाए ताकि वो कट हाइड हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कुछ मर्द हज़ार जो मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स हैं, उनकी प्रॉपर एक शेप बनी होती वो है। हाँ जी। वो क्या मतलब वो भी माइक्रो ब्लेडिंग ही होती है? नहीं, वो एक तो जैसे मर्दों की ऑलरेडी थिक आईब्रोज होती हैं, वो अब आजकल तो आपको पता है थ्रेडिंग वैक्सिंग तो नॉर्मल हो गई, तो वो जिनको रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मर्दों की तो नहीं है, लेकिन वो कट्स वगैरह के लिए तो वो करवा लेते हैं, फीमेल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ लड़कियां जो टीन एजर्स हैं वो मतलब फॉर फैशन कट्स लगवा लेती हैं। वो फैशन में बाहर के सारे फैशंस आए, इवन के हेड पे भी आप कट्स लगवा लेते हैं, बहुत चला था ट्रेंड में। अच्छा, तो जहाँ पे आप कट लगाते हैं फिर वहाँ पे बाल नहीं आते? नहीं, वो तो वो शेव कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बाल आ जाते हैं। सही है। वो फिर आपको मंथली इसी तरह से वो सेट रखना पड़ता है, जैसे आप आईब्रोज को सेट करते हैं फिर आपको उस कट को सेट रखना पड़ता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में चूंकि एक बड़ी नई चीज़ है, हम बाहर के ममालिक में तो एक नॉर्मल इसको लिया जाता है, ये एक्सपेंसिव है? जी, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, लग्जरी ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, और ये हम क्या देख रहे हैं कि ख़वातीन का पाकिस्तान में स्पेशली ख़वातीन का रुझान बढ़ता जा रहा है इस तरह? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बाहर के सारे एसयूनो के सारे ट्रेंड हमारे पास पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, वो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि हमने भी ऐसा सारा करवाना है, तो अब बहुत ज़्यादा आईलैशेस एक्सटेंशन, सेमी परमानेंट तो बहुत ज़्यादा आ गया है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ट्रेंडी है। अच्छा, जो कि आपने आईलैशेस की बात की, मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा इस पर भी बात करूँ। आईलैशेस की जो एक्सटेंशन हम लगवाते हैं ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है?
देखिए आईलैशेस एक्सटेंशन क्योंकि सेमी परमानेंट होती हैं, ये इतनी ज़्यादा लास्ट नहीं करती, मंथ्स लास्ट नहीं करती, लेकिन ये वीक्स तक लास्ट करती है। 4 to 6 वीक्स हम एक टाइमिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस होती है। अच्छा। मेंटेनेंस के लिए आपको एवरी आफ्टर 15 डेज आपको इसको रीफिल करवाना पड़ता है। मीन्स कि जैसे नेचुरल हमारी लैशेस भी खुद ब खुद डेली वाइज आप दो लें, हर दूसरे दिन एक आध तो बाल गिर रहे होते हैं, वैसे ही सेम हमारी लैशेस जब हम करवा रहे होते हैं उसके साथ साथ वो फॉल ऑफ हो जाता है। तो मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़रूरी है एवरी आफ्टर 15। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बस ज़रूरी होता है कि आप अपने चेहरे पे कोई भी काम करवाएं उसको मेंटेन रखें। ये नहीं होता कि एक दफ़ा करवा लिया तो बस करवा लिया, उसकी रिफिलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची वाटर बोर्ड की अहम तरीन तनसीबात तवील अरसे तक चोरों के निशाने पर रही, तो वहीं पर हमने देखा कि इदारा ख्वाब गफलत के मज़े लेता रहा। साइट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट पर चोर क्या कुछ ले गए और अब इदारे ने क्या इक़दाम किए हैं, मोनस अहमद अपने रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम की मिसाल आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन इसकी अमली कहानी आज आपको दिखाते हैं वाटर बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट की सूरत में, जहां बरसों तक करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी चोरी होती रही और वाटर बोर्ड को कानो कान खबर न हुई। ये कहानी है वाटर बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट 1 की, जो 3 दिहाइयों कबल साइट एरिया में लगाया गया। तवील अरसे तक गैर फाल रहा तो चोरों ने अपना काम दिखा दिया। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी चोरी कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक 100 से ज़ायद चोरों ने मुख्तलिफ औकात में मशीनरी चोरी की। ड्रगीज जो नशे या एडिक्ट जो लोग हैं वो यहाँ पे 10-20 नहीं बल्कि 50-100 की तादाद में आते थे और हमारी मशीनरी से मुख्तलिफ चीज़ें जो है निकाल के वो लेके जाते थे। 34 एकड़ रकबे पर फैले प्लांट पर अमला तो मौजूद रहा, ताहम हैरत अंगेज तौर पर उन्हें खबर न हुई। ट्रीटमेंट प्लांट के अकब में ये वो रास्ता है जो कि गटर बागीचा, और एक रास्ता ये है जो कि मुशर्रफ पार्क की जानिब से आते हैं। और जो हुक्काम हैं वाटर बोर्ड के, उनका यही कहना है कि यहाँ से जो तमाम जो जराइम पेश अफराद हैं वो यहाँ पर आते थे। चीफ इंजीनियर ट्रीटमेंट प्लांट के मुताबिक चोर बड़ी तादाद में कॉपर वायरिंग, जनरेटर्स, पंपिंग मशीनरी और दीगर अहम पुर्जे चुरा ले गए। 13-15 साल से ये नॉन फंक्शनल है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आए। स्टाफ यहाँ का जो था वो नॉन फंक्शनल करे, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसफ़र हो गए, कुछ यूनियन इन्वॉल्व थी। प्लांट पर नस्ब मशीनरी जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की गई थी। हुक्काम वाटर बोर्ड के मुताबिक आइंदा ऐसे वाक़यात न हो, रोकथाम के लिए पुलिस चौकी का क़याम, बाउंड्री वॉल की तामीर समेत लाइटिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। प्राइवेट सिक्योरिटी पुलिस एहलकार को तैनात किया जा रहा है, दीगर सिक्योरिटी के इक़दाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन ना चोरी शुदा मशीनरी वापस आ सकती है और ना ही करोड़ों रुपए नुकसान की भरपाई मुमकिन है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। चलें, इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं जी कि देर आए दुरुस्त आए। अब आपको बताएं कि भैंसों के बाड़े में काम करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, मगर हैदराबाद की क़ुर्रतुल ऐन ने इस मुश्किल काम को नामुमकिन से मुमकिन बना दिया है। वो कैसे बाड़े का निज़ाम चलाती हैं, कैसे काम करती हैं, इम्तियाज़ अली पहले अपनी रिपोर्ट में हमें दिखाएंगे, उसके बाद हम क़ुर्रतुल ऐन से बात करेंगे। हाथों में 4 कैमरों वाला मोबाइल और कलम रजिस्टर ही नहीं, क़ुर्रतुल ऐन खुद बेलचा भी उठाती है। भैंसों को चारा खिलाना हो या दूध दोहने तक हर काम बखूबी अंजाम देती है। हैदराबाद की इस बाहिम्मत लड़की ने भैंस बाड़े के मालिक ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन को भी हैरान कर दिया। जब लड़कियां जहाज चला रही हैं, F-16 चला रही हैं और लड़कियां जो है वो बसें चला रही हैं और ट्राले चला रही हैं, तो ये तो कोई काम ही नहीं है। लोग ये रखते हैं सोच के लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हिसाब से लड़कियां बहुत बेहतर कर सकती हैं। आप उनको मौका दें, आप मौका देंगे तो वो करके दिखाएंगी। बाड़े का निजाम चलाने के लिए क़ुर्रतुल ऐन सुबह शाम भैंसों की निगरानी करती है। सारा हिसाब किताब भी उसी के जिम्मे है। जब मैंने घर वालों को ये बात बताई थी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम नहीं कर सकती हो, तुम मतलब कभी जानवरों के बीच में रही नहीं हो और तुम्हें पहले डर भी बहुत लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी। मैंने कहा नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता, अगर नहीं कर पाई तो मैं फिर वापस मूव ऑन कर लूँगी। पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आप करना चाहती हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट की। क़ुर्रतुल ऐन अपनी हिम्मत, जज्बे और लगन से न सिर्फ बरसरे रोजगार हुई
बल्कि 30,000 रुपए माहाना कमाकर अपने वालिद का बाजू भी बनी हुई है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावड़, समा, हैदराबाद। अब हम बात करते हैं कुर्रतुल ऐन से। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती हो आप? वैसे तो सारे ही काम मुश्किल होते हैं। हाँ। अगर करने की बंदा सोच ले और हिम्मत करे तो आसान हो जाते हैं। हाँ। आसान लगता है ये काम? नहीं, काफ़ी मुश्किल काम था। ये है कि अब करने काम रेगुलर बेसिस पर होता रहता है और काफ़ी मंथ हो गए, तो अब काफ़ी आसानियाँ आ गई हैं काम करने में। अच्छा कुर्रतुल ऐन, मुझे बताएं कि इसी तरफ आने का आपने क्यों सोचा? घर के माहौल की वजह से, ये शौक था? हमें अक्सर हम बचपन में जब देखते हैं कि हमारे घर में इस तरह से काम होना शुरू हो गए तो हम उस चीज़ को एक शौक की तरह अपना लेते। तो शौक था आपको या घर का माहौल था तो सोचा कि ये घर में हो रहा है, ये काम घर के बड़े कर रहे हैं तो मैंने भी अब यही करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि मैं मॉल्स वगैरह में और मैनेजमेंट का काम वगैरह ही पहले करती थी। अच्छा। पर जहाँ मैं ये काम करती थी वहाँ पे सर थे, उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके से बाड़ा खरीदा है अपना, अगर आप मैनेजमेंट वहाँ पर करें। तो पहले तो मैं खुद भी हैरान हो गई थी कि मैं एज अ मैनेजर के तौर पर और वो भी बाड़े में काम करूँगी तो काफ़ी अलग है, और जानवरों के बीच में मैं कैसे रह पाऊँगी। हाँ। उन्होंने कहा आप जाएँ, आप हिम्मत तो करें, पहले सोचे तो सही, जाकर देखें, अगर आपको समझ में आता है आप कर सकेंगी, मुझे पूरा पता है। पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ का माहौल देखा, काम वगैरह को समझने के बाद जब भैंसे वगैरह को देखा, छोटे छोटे बच्चे, तो काफ़ी शौक पैदा हो गया कि नहीं मुझे करना चाहिए, मैं कोशिश करूँगी तो इंशाल्लाह मैं कर सकूँगी ये काम। अच्छा, तो मुझे बताएं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने घर वालों को बताया कि अच्छा मुझे अब मैनेजमेंट संभालनी है एक बाड़े की? मैंने जाकर जब घर पर अपनी मम्मा को सबसे पहले ये बात बताई थी कि मम्मा इस तरीके से मैं बाड़े की मैनेजमेंट संभाल रही हूँ, वहाँ पर भैंसों का निज़ाम संभालूंगी, तो वो पहले हंसने लगी, कहती तुम्हें तो भैंसों से इतना डर लगता है, तुम कैसे कर सकोगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं देख कर भी आई हूँ, होकर आई हूँ, मैं संभाल लूँगी। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं हमें पता है तुम नहीं कर सकोगी। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, आप बस आप मुझे इजाज़त दें। कहा चलो ठीक है, आप कोशिश करो, हम आपके साथ ही हैं। सही। तो मुझे बताएं कि दोस्त जो थे उनका क्या रिएक्शन था? कोई कमेंट जो कि बड़ा याद आता हो कि अच्छा शुरू में तो मुझे ये क्या सुनने को मिलता था? हाँ, जब स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर की थी तो उसके बाद अगर किसी फ्रेंड्स वगैरह की कॉल आ जाए, पूछती यार कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा कि यार मैं बाड़े पर मैनेजमेंट का काम संभाल रही हूँ। बाड़े पर? यार तुम वहाँ क्यों चली गई हो? वहाँ का माहौल कैसा होता है? वहाँ पर तो सिर्फ जेंट्स होते हैं, स्मेल इतनी होती है, बदबू वगैरह होती है, आप वहाँ पर कैसे काम करोगी? और वो तो बहुत, वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हाँ। और ये तो सिर्फ मर्दों का काम है, लेडीज से थोड़ी ना कर सकती हैं। हाँ। काफ़ी अलग तरीके से मतलब ट्रीट, अलग उनकी कमेंट्स वगैरह होते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि जब काम करना स्टार्ट करा तो हम जब काम को समझे तो फिर लोगों ने भी समझना स्टार्ट कर दिया कि वाकई में कोई काम मुश्किल नहीं होता। हाँ, और ये एक बहुत गलत तासुर है कि ख़वातीन कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि गांव देहात में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो पूरा दिन इस तरह से बाड़े में गुजारती हैं, पूरा दिन अपने मर्दों के शाना बेशाना काम करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कुर्रतुल ऐन कि आपकी यहाँ पर क्या क्या जेडीज़ हैं, आपकी क्या क्या काम है यहाँ पर, आपने क्या क्या संभालना होता है, कौन कौन आपके अंडर काम कर रहा है, कितने लोगों की टीम है, या सिर्फ आप अकेली हैं? नहीं, यहाँ पर हमारी एक पूरी टीम है और यहाँ का पूरे दिन का शेड्यूल होता है। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग जैसे कि 2:30 बजे हम लोग उठते हैं, जो मेरे मजदूर वगैरह हैं, जो कि स्टाफ है, उन सबको उठाना और सानी वगैरह तैयार करवाना, उसके बाद भैंसों को चेक करवाना, फिर चाय वगैरह स्टार्ट करवाना। चाय वगैरह हो जाने के बाद फिर दूध वगैरह की क्वांटिटी आती है, फिर उसे मंडियों में, डेयरियों तक पहुंचाना होता है। उसका भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है कि कौन से बंदे लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है तो सुबह 7 बजे भैंसें बाहर जाएंगी पानी वानी पीकर। उसके बाद 12 बजे वो वापस अंदर आएंगी, नहाना धुलाना उनका, और उसके बाद साफ़ सुथरा सफाई वगैरह होती है बाड़ी की पूरी।
जो रेगुलर बेसिस में पूरे बाड़े में सफाई वगैरह होती है, भैंसें अंदर आती हैं, नहला कर उन्हें अपनी अपनी जगहों पर खड़ा करना, फिर वापस से उन्हें खाने का पूरा निज़ाम देखना, फिर वापस से 2-2:30 बजे की वापस से चॉइस स्टार्ट हो जाती है दिन की, तो फिर उसकी सानी वगैरह तैयार करना। अच्छा। उसके अलावा फिर भैंसों में चेक करना होता है कि कौन सी भैंस सुस्त है, बीमार है, उसे क्या मसला है, और अगर वो खाना नहीं खा रही है तो क्यों नहीं खा रही है, या अगर वो ज़्यादा खा रही है तो क्या मसला है, कहीं उसे बुखार तो नहीं है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल वगैरह तो नहीं है। मतलब रेगुलर बेसिस में सारी भैंसों की चेकिंग होती है कि अगर कोई बीमार तो नहीं है, उनके खाने वाने का ध्यान, फिर खाना वगैरह देने के बाद फिर वापस से चुआई स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वापस से दूध मंडी वगैरह होम डिलीवरी में जाता है, उसके बाद फिर वापस से भैंसें बाहर जाकर रात को वापस 9 बजे आती हैं। सही। अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है और बहुत मेहनत वाला काम है। थैंक यू सो मच कुर्रतुलैन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह करती रहें और इसी तरह से अपना नाम बनाते रहें। अभी लेनी है जी एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। PSL 8 में आसाब शिकन मार्का मुल्तान सुल्तान्स ने मैदान मार लिया और कराची किंग्स 3 रन से हार गई। 110 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर क्या हो रहा है कराची किंग्स के साथ? कराची किंग्स की जो फ़ैन फॉलोइंग है उनके लिए कोई अच्छी मॉर्निंग नहीं हो रही। अभी तक जो मैच हुए हैं 4 मैच तो बेचारे हार गए, 1 जीत गए। पिछले वाले PSL में भी कारकर्दगी कोई खातिर खा नहीं थी। मतलब कहाँ पर कमी आपको लग रही है? जी आपको भी सुबह खैर महक। देखें, क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि कल रात को जो मैच हुआ, मेरे ख्याल में शायद मैंने सारे PSL कवर किए जितने UAE में हुए, जितने पाकिस्तान में हुए, लेकिन शायद इतना अच्छा मैच और इतना सनसनीखेज ड्रामे के बाद जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स ने मैच जीता, ऐसे मैचेस शायद नहीं हुए। लेकिन जो आपका सवाल था, देखिए क्रिकेट जो है वो ग्राउंड में लड़ी जाती है। हाँ। हमारे यहाँ टीमें ऐसी हैं जो टूर्नामेंट से पहले, चूंकि उनके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको पता है कि कराची किंग्स जो है वो एक हमारा मीडिया ग्रुप जो है वो ओन करता है कराची किंग्स को। तो टूर्नामेंट से पहले जो हाइप क्रिएट की जाती है उससे लगता है कि शायद यही टीम चैंपियन बनेगी। हाँ। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का अगर हम कंपैरिजन करें कराची किंग्स से, तो कराची किंग्स की टीम बुरी नहीं थी, लेकिन इस टीम में फिनिशिंग टच नजर नहीं आ रहा। शोएब मलिक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तीसरा मैच इस टूर्नामेंट में ऐसा था जिसमें शोएब मलिक को मैच फिनिश करना चाहिए था। वो डेफिनेटली अच्छा खेल रहे हैं, इमाद वसीम भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैच फिनिश नहीं किए। फिर मोहम्मद आमिर जो टूर्नामेंट से पहले उन्होंने बहुत बड़ी बढ़के मारी, बाबर आजम के साथ उन्होंने एक अपनी अननेसेसरी लड़ाई को लड़ने की कोशिश की। फाइनली 3 मैचेस के बाद वो अनफिट होकर अभी तक तो शायद टूर्नामेंट में उनकी वापसी मुश्किल नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में कहा यह जाता है ना कि आम जिंदगी में भी अगर आप हेड डाउन करके रहेंगे, आप इनके सारी के साथ चलेंगे, अपने कार्ड्स को अच्छा खेलेंगे। देखिए 5 में से 4 मैच हारने के बाद अब बहुत मुश्किल है कि प्लेऑफ के लिए कराची किंग्स। दूसरी तरफ मुल्तान की टीम ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, बल्कि 5 में से उन्होंने 4 मैच जीत लिए हैं। हाँ। तो उनका प्लेऑफ में जाना यकीनी नजर आ रहा है। तो बज़ाहिर जो इस वक्त एक शक्ल नजर आ रही है कि कराची किंग्स और कोयटा के लिए मुश्किल जो है वो काफी गंभीर किस्म की हो गई है। अब शायद प्लेऑफ में वापसी बहुत ही हैरान को होगी। कोयटा के लिए तो फिर से, कराची किंग्स के लिए बहुत मुश्किलात है। बिल्कुल। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि जो कमियां हैं यकीनन उन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कराची किंग्स में हम क्या देख रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं है उनकी, लग रहा है जी सीनियर्स लोग ज़्यादा हैं तो इस वजह से थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रहे हैं। वसीम अकरम साहब जो है वो लीड कर रहे हैं और फिर उनकी सरबराही में उनकी कोई हिकमत अमली काम नहीं आ रही। कल उनकी वीडियो वायरल हुई, वो बड़े गुस्से में थे, जैसे उन्होंने अपने पाँव से वो चेयर आगे फेंकी। तो सर मतलब कहाँ पर कमी है? यकीनन जब वसीम अकरम साहब लीड करेंगे और उनकी हिकमत अमली होगी, उनकी टिप्स होंगी, तो कच्चे से कच्चा प्लेयर भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी सीनियर लोग हैं। आई थिंक ऐसा प्ले नहीं करना चाहिए इन लोगों को ग्राउंड में जिस तरह कि ये लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं।
अच्छा, महक अगर बड़े नामों के साथ या पैसे के साथ कोई टीम चैंपियन बनना चाहे तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो ब्रुनाई तो फिर दुनिया के सारे खेलों में चैंपियन होती। अब आप रिसेंटली देख लें कि कतर ने कितना बड़ा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया, लेकिन कतर की टीम पहले नहीं बढ़ सकी। मेरा ख्याल में वसीम अकरम अगर कराची किंग्स को ओन करते हैं, उनके डायरेक्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो फिर योहान बोथा को उठाकर सारी जिम्मेदारी हेड कोच पर डाल देनी या इमाद वसीम पर डाल देनी, तो मेरा ख्याल में वो टू मेनी कुक्स अंग्रेजी में है ना। तो अगर मेरा तो जाती ख्याल है, मेरी तो वसीम अकरम से दोस्ती भी है कि अगर वो बागडोर संभालना चाहते हैं तो फिर वो फुल फ्लेज हेड कोच बन जाए, सारी जिम्मेदारियां खुद लें और अच्छाइयां भी उनके क्रेडिट पे आएंगी और बुराइयां भी उनके क्रेडिट पे आएंगी। मेरा ख्याल में कराची किंग्स की टीम बुरी नहीं है। कल जिस तरह जेम्स विंस और मैथ्यू वेड ने इनिंग्स शुरू की थी और जब उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया तो उस वक्त तो लग रहा था कि कराची आसानी के साथ मैच जीत जाएगा। फिर हैदर अली ने जेम्स विंस को रन आउट करवाया, खुद कॉट बिहाइंड हो गए। देखें, टूर्नामेंट में टीमों की हार जीत एक अपनी जगह, लेकिन हमारे जो यंग प्लेयर हैं उनके लिए भी बहुत सारा लेसन है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन मुझे ये बताएं कि क्या हम देख रहे हैं कोचिंग का इशू है, कोचेस की तब्दीली होनी चाहिए या सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एट द एंड नजरें तो फिर कोचेस की तरफ ही जाती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिस उन लोगों ने करानी है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है। तो क्या कोचेस तब्दील करना शायद बेहतर हो जाए इनके लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोचेस ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की होगी। अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दे और मैं पढ़ना ना चाहूं, तो मेरे पेरेंट्स का तो कसूर नहीं है। टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने तो हर चीज हर तरह से फैसिलिटेट किया कराची किंग्स के प्लेयर्स को। ठीक है, अब वो फिनिशिंग टच देने में नाकाम रहे हैं। आप देखें ना, 3 मैचेस ऐसे हुए जो कराची की टीम जीत सकती थी। कोयटा के खिलाफ भी आप देखें कि एक मार्टिन गुप्टल ने सेंचुरी बनाई और वो पूरा मैच कोयटा की टीम कराची किंग्स से जीत कर चली गई। इसी तरह एक और मैच था, वो भी 2 रन से वो हारे। तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं खेल रहे, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे। जैसा बड़ा नाम जिस टीम के अंदर हो और ऊपर से इतना जबरदस्त स्टार्ट मिले, और एक किस्म का उन्होंने आधा मैच तो जेम्स विंस और मैथ्यू वेड ने कल जीत कर इनको दे दिया था। लेकिन मेरे ख्याल में जहां पर मुझे एक गड़बड़ नजर आ रही है, हैदर अली ने पहले जेम्स विंस को रन आउट करवाया, हालांकि उस वक्त उनको अपनी विकेट थ्रो कर देनी चाहिए थी। उसके बाद थोड़ी देर में वो खुद कॉट बिहाइंड होकर चले गए। ये वसीम अकरम की जो वीडियो कल रात से वायरल है जिसमें वो कुर्सी को लात मार रहे हैं, तो बेसिकली उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि कोचेस, जाहिर है वसीम अकरम अंदर जाकर तो खिलाड़ियों को बता तो रहे, लेकिन खेल नहीं सकते खिलाड़ियों की जगह। तो ये खिलाड़ियों पे जिम्मेदारी है कि जब आप हजारों डॉलर ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अच्छा परफॉर्म करें। मेरे ख्याल में मैं कब ये 8वां साल है पाकिस्तान सुपर लीग का। मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि अब सारी टीमों को 6 की 6 टीमों को चाहिए कि नवे साल में 0 से स्टार्ट करें। जो प्लेयर जिस टीम में डिजर्व करता है उसको लेकर चलें, अदरवाइज बाकी प्लेयरों को वो खुदाफिज कह दे। क्योंकि हमारे यहाँ अब हमने 8वें साल में जाकर ये चीज तो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो शायद अब 2023 में T20 फॉर्मेट में अपनी टीमों के साथ परफॉर्मेंस के लिहाज से इंसाफ नहीं कर पा रहे। सही। अच्छा भट्टी साहब, अगर शोएब मलिक की परफॉर्मेंस पे बात करें तो वो वैसा नहीं खेल पाए जिस तरह से उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो शायद खेल को अच्छे उस पर लेके जा सकते थे। अख्ताम पे बहुत गोल्डन चांस था उनके पास अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ये चांस मिस कर दिया। देखिए, मैं जो भी कह ले, 41-42 साल की जब उम्र हो जाती है, बंदे के रिफ्लेक्सेस भी कमजोर हो जाते हैं। फिर आपके जो शॉट्स में जवानी में जान होती है वो नजर नहीं आती। लेकिन देखें, एक प्लेयर को जहां हम डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, हैदर अली को, एहसानुल्लाह जो मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स में 17 रन
दिए और 1 विकेट भी हासिल की। क्या जबरदस्त टैलेंट हमें इस टूर्नामेंट में मिला है कि एहसानुल्लाह ने ना वो शोएब मलिक से मरूब हुए, ना वो इमाद वसीम से मरूब हुए। इवन अब्बास आफरीदी और एक और जो उनके फास्ट बॉलर थे वो नर्वस जरूर थे, वो वाइड बॉल करवा रहे थे, नो बॉल करवा रहे थे, लेकिन फाइनली टीम को मैच जितवा के दिया। मोहम्मद रिजवान को मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने सबसे पहले 110 रन की इनिंग्स खेली और उसके बाद 198 का जो टोटल था, देखें इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर 190 प्लस स्कोर जो है वो पार टोटल है। कल मुल्तान का लेग हमारा पीएसएल का खत्म हुआ जी। नजम सेठी साहब ने बहुत सारे लोगों को मुबारकबाद दी। मेरे ख्याल में जहां मुल्तान के तमाशाई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिले इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहक है, वहां ग्राउंड स्टाफ की भी तारीफ करना पड़ेगी कि क्या जबरदस्त उन्होंने पिचेस बनाई। और जब हम एरियल व्यू मुल्तान स्टेडियम का देखते थे तो लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान को कोई ग्राउंड है और मुल्तान का कोई ग्राउंड है जी। तो हो रही है बिल्कुल भट्टी साहब, अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि जहां अच्छा काम है वहां पे अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है और आप जितना अप्रिशिएट करेंगे यकीनन नेक्स्ट टाइम आप उससे ज्यादा बेहतरी देखेंगे। बट अगेन कराची किंग्स में कोई बेहतरी नहीं आ रही, अल्लाह जाने के क्या मसले हैं दरमियान में, कोई अब जादू की छड़ी की जरूरत है। तो मैं और आप तो कराची के हैं, तो अब हम किस टीम को फॉलो करें? मैं तो सारी टीमों के साथ हूँ, जो जीतेगी वो मेरी टीम है। देखिए भट्टी साहब, ये जीत जिस भी टीम की हो, ये जीत पाकिस्तान की है, क्योंकि हम इतना जबरदस्त इवेंट पाकिस्तान में देख रहे हैं, हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है। आप जब मैच देखने बैठते हैं तो किसी एक टीम को तो आपका दिल करता है कि चले आज मेरी ये टीम है, इस टीम को जीतना चाहिए। लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर कराची है, लेकिन कराची की अनफॉर्चुनेटली 7 साल जो है वो कराची वालों को मायूस किया। एक साल साहब, मैं वैसे लाहौर की भी हूँ, मैं वैसे लाहौर की भी नहीं, मैं आज आपको सुन रहा था कि आपने कहा कि लाहौर की सड़कों का जिक्र आप प्रोग्राम की शुरू में कर रही थी, तो ठीक है, देखिए लाहौर भी हमारा शहर है, लेकिन चूंकि हम कराची में रहते हैं तो जी भट्टी साहब, मैं बस बात है ना वो लाहौर के हवाले से करने लगी, तो ये भी जरूर आपने सुनी है। बेहद शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जी, लाहौर में इतवार से पीएसएल का मैदान सजने जा रहा है। शायकीन की आमद और ट्रैफिक के लिए अभी तक कलमा चौक अंडरपास को खोला नहीं जा सका। कदाफी स्टेडियम को जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा से। अली बताएगा, शहरी परेशान है, कोई मुतबादिल रास्ते फराहम नहीं किए गए अभी तक? और शहर में पीएसएल का मैदान सजने जा रहा है। कजाफी स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कलमा चौक अंडरपास का जो काम है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीएसएल के मैचेस के पेश नज़र कजाफी स्टेडियम को जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और वाहिद एक कलमा चौक अंडरपास का ही ये रास्ता है जो कि लिबर्टी की तरफ जाने के लिए, गुलबर्ग की तरफ जाने के लिए, डीएचए, फिरदौस मार्केट जाने के लिए यही एक रास्ता इस्तेमाल किया जाता है और बरकत मार्केट को लिबर्टी के साथ मिलाने के लिए भी यही एक रास्ता है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है और शहरी जो हैं यहाँ से गुजरते वक्त शदीद अजियत में मुब्तला होते हैं। चलें जी, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और अब आपसे भी इजाज़त लेने का टाइम है। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।